नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकार बदलने के बाद सरकार लाजमी है कि एक्शन में आएगी, लेकिन प्रतिपक्ष भी पूरे रिएक्शन में है। सरकार के किसी भी कदम पर प्रतिपक्ष पूरी तरह से घेरने की कोशिश करता है। राहुल गांधी के दौरा की बात हो या फिर कर्ज माफी की बात हो या फिर सरकार के उस बयान की बात हो जिसमें कहा गया है कि हम पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। अब बात रिसर्जेंट राजस्थान की करें, जिसमें कहा है कि रिसर्जेंट राजस्थान के कई एमओयू जो है उन्हें निरस्त किया जाएगा। वजह साफ है कि जिन्होंने निवेश करने का एग्रीमेंट साइन किया था वो लौट के ही नहीं आए। चलिए मैं आपको मजमून दिखाऊंगा और मजमून के बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देखिए एक बार मजमून। राजस्थान की नई नवेली कांग्रेस सरकार इस वक्त तेजी से निर्णय ले रही है। कर्जमाफी पर भी कांग्रेस सरकार ने तुरंत फैसला लिया। अब गहलोत सरकार रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान किए गए एमओयूज की भी समीक्षा करेगी, लेकिन सरकार के हर एक्शन पर विपक्ष भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। सरकार के हर फैसले पर भाजपा विपक्ष में बैठकर सवालिया निशान लगा रही है। भाजपा ने एक बार फिर से कर्जमाफी, सवर्ण आरक्षण, एमओयूज समीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। राठौड़ ने यहां तक कह दिया कि गहलोत को केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का शौक है। पारदर्शी तरीके से पूरे देश नहीं विदेशों तक के लोगों ने आकर राजस्थान को निवेश के लिए एक उत्तम डेस्टिनेशन मानते हुए निवेश किया। निवेश के प्रस्ताव आए, निवेश के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कबीना में भी हुई। उन पर अब इस प्रकार यकायक राजनीतिक चश्मा देखकर रद्द करना, ये राजस्थान रहेगा, राजनीतिक दल बदलते रहेंगे और शायद तमाम प्रयास किए होंगे, कांग्रेस ने भी किए, हमने भी किए। ये जो एक बार की जो प्रथा रुकी नहीं, अगर इसी प्रकार की प्रथा जारी रहेगी और इसी प्रकार के पुरानी सरकारों के कामकाज की समीक्षा के नाम पर राजस्थान में निवेश को रोका जाएगा तो मैं इसको दुर्भाग्यजनक मानता हूं। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता खानुखा बुधवाली ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। भाजपा के समय किसान प्रताड़ित रहा है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर काम कर रहे हैं और जो एमओयूज गलत हैं उनकी समीक्षा करने पर तो बीजेपी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी को दुख नहीं होना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए अगर जो गलत एमओयू हो गए हैं उनको दुरुस्तीकरण होना चाहिए। हम कोई हमारा ना तो उनसे कोई नाराजगी है, हम तो अच्छे काम सम्मानीय राजेंद्र उन्होंने धारीवाल जी ने भी कही है, प्रसादी लाल जी मीणा ने भी कही है कि हम अच्छे कार्यों को करेंगे, समीक्षा की बात करें। वो एमओयू कैंसिल तो तब होगा अगर गलत है, तो गलत काम के लिए अगर उन्होंने गलत किया है, अगर कहीं तेल को अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, रिफाइनरी को रोकने के लिए और सोलर प्लांट और जिस तरह जमीनें बेचने का कार्य किया है ये बीजेपी की, उसमें ऐतराज क्या होता है? उनका तो स्वागत करना चाहिए राजेंद्र जी को। तो भाजपा की सरकार जब 2013 से सत्ता में आई तब विपक्ष के तौर पर भाजपा के सामने 21 विधायक थे। तब ये माना जाता रहा कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सदन में कमजोर है, लेकिन इस बार भाजपा 73 विधायकों के साथ विपक्षी पार्टी के तौर पर सदन में मौजूद रहेगी। निश्चित तौर पर भाजपा इस स्थिति का माइलेज लेना चाहती है और यही कारण है कि गहलोत सरकार के हर निर्णय पर वो सदन में घेरने की बात कह रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना किस तरह से करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि राजस्थान में आने वाले दिनों में किस तरह से सियासी पारा चढ़ सकता है। वजह साफ है कि यहां विधानसभा के करीब 4 से 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होते हैं और ये जो टाइम है उस दौरान कोई अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता। सत्ता पक्ष है वो कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने अप्रोच में करें, जनता को यह मैसेज देने की कोशिश करें कि कुछ बदला है तो जनता के लिए बदला हुआ है। और प्रतिपक्ष ये देखता है कि हम जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, सरकार जानबूझ करके दुर्भावना से इन चीजों में तब्दीली कर रही है, बदलाव कर रही है। तो चलिए, यही हमारा एजेंडा है, एक्शन का रिएक्शन। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव आरसी चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता के रूप में हैं। अशोक सिंह जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कर्ज माफी की बात हो या फिर रिसर्जेंट राजस्थान,
कि एमओयूज को निरस्त करने की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे, जो सरकार एक्शन कर रही है, प्रतिपक्ष उस पर पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है और प्रतिपक्ष का यह कहना है कि सरकार दुर्भावनावश काम कर रही है और जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, देश के अंदर योगेंद्र जी, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का अप्रूवल क्या होता है? किसी भी सरकार को जो जनादेश है 5 साल के लिए मिलता है। 5 साल के बाद में जनता की अदालत में जाना पड़ता है, आपने जो वादे किए उनको लेके जाना पड़ता है, आपके वादे कितने पूरे हुए, इन तमाम बातों को लेके जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी से ही जनता के जनादेश का अपमान करने पर उतारू हो रखी है, वो लग रहा है जैसे सिखिया ने बिल्ली खंबा नोचे। आखिर क्या वजह है कि जो योजनाएं आपने लेके आए, जिन एमओयूज की बात करना चाह रहे हैं, यहां पे 200 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च करके जो इस राज्य की 7.5 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा था, आपने आकाश के अंदर गमले लटकाए, आज तक वो प्रफुल्लित नहीं हो पाए, किसी चलते हुए राहगीर का सर फोड़ रहे हैं। अगर उन एमओयूज की जो बात थी, बहुत बड़े बड़े सरकारी दावे किए गए, 3,37,000 करोड़ रुपए के एमओयूज और राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने। उन एमओयूज के अंदर से 200 जो एमओयूज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इन्वेस्ट कर दिए, तो 470 टोटल एमओयूज हुए और 17-18 के करीब हैं वो अदालत और सरकार के बीच में जो विवाद की स्थिति बनी हुई थी, 200 और हैं। इस राज्य की अगर कोई जमीन है, कोई भूखंड है, अगर किसी को अलोकेट किया गया है, वहां पे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, वहां पे अगर कोई काम नहीं आ रहा है, तो क्या उस जनता को किसी के नाम पे, किसी बड़े व्यक्ति के नाम पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इस राज्य की जनता के हित के लिए काम में लाया जाए? आखिर सरकार ये बता दे, जितने जो आपने दावे किए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं आज विपक्ष में हैं, ये अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? हमने इतने एमओयूज धरातल पे हैं, इतने रोजगार उन एमओयूज के द्वारा सर्जन हुआ, इतनी जमीन हमने लोकेट की। मैं चौधरी साहब वापस आपके पास आ रहा हूं, अशोक सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, सरकार अभी एक्शन में आ रही है, कुछ समय हुआ है, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और ये कहा जाता है कि पहले तो ये कहा जाता रहा कि गहलोत जी की नींद सबसे लास्ट में 1 साल या 6 महीने बचे तब खुली, अब खुल रही है तो फिर उसका एक्शन का तुरंत रिएक्शन हो रहा है। कर्ज माफी की बात हो या फिर समीक्षा की बात हो, तो ये अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है प्रतिपक्ष की? देखो, प्रतिपक्ष का जो जिस प्रकार से उसका धर्म होता है वो निभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक ये बात आती है कि जनादेश की बात आती है, आर.सी. चौधरी जी ने कहा जनादेश दिया, हम मानते हैं आपको जनादेश दिया, लेकिन जनादेश दिया है उसके साथ साथ आपको 5 साल का आपका कार्य की रूपरेखा भी दी है। जिस प्रकार से आपने आपका मैनिफेस्टो लेके, उस मैनिफेस्टो को आप किस प्रकार से उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ये जनता को बताइए। आप लेके आ रहे हैं साहब, पिछली साल सरकार ने क्या क्या किया उसकी खामियाजा बताने की कोशिश कर रहे हैं आप ये देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको जनादेश दिया है। तो आप देखिए जिस प्रकार से कर्ज माफी की बात आती है, तो कर्ज माफी के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से कोई रूपरेखा नहीं है। 7 जनों की कमेटी बना दी है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें राज्य मंत्री भी हैं, और इसके अलावा आप ऐसा नहीं बताया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप जनता को एक बताओगे नहीं कि किसान का कर्ज किस प्रकार से माफ करोगे तो बात नहीं आएगी। आप एमयू को लेके आ रहे हो, सब एमयू में कर रहे हैं। कहा आपके प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी जाते हैं, जाकर के अधिकारियों के साथ में और कर्मचारियों के साथ बैठते हैं, लेकिन वहां उनको कोई एजेंडा नहीं बता पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके हर डिपार्टमेंट में जाके करें, मानते हैं कि आपका पीरियड अभी चालू स्टार्ट हुआ है, लेकिन औपचारिकता ही होती है, जनता के पास भी जाना चाहिए, आपको अधिकारियों के पास भी, कर्मचारियों के पास भी जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपको काम की शैली का अपनाना चाहिए वो देखना चाहिए। आप ले रहे हैं साहब, दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे हम, लेकिन पीछे वाली को मत देखिए, आपको जनता के लिए आगे क्या करना है, आपका मैनिफेस्टो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जहां तक आप रिफाइनरी की बात करें साहब, रिफाइनरी का बात ले रहे हैं, रिफाइनरी के आप देखिए वर्तमान के अंदर हमने उसका इलोकेशन कराया, उसमें देखा गया कि 40,000 करोड़ के लगभग उसके अंदर आप आ रहा था, जिसका ज्यादा आता था उसका कम हमने कोशिश करी। उसके बाद में आप देखिए 20 किलोमीटर के आपकी 4 दीवारी, जब से हमने उसका प्रोजेक्ट का साल भर से पहले काम किया तो 20 किलोमीटर की 4 दीवारी है। आप भी जितने भी उसके आधारभूत जानते होते हैं उसका सब कोशिश किया, क्योंकि रिफाइनरी एक दिन में तैयार नहीं होती है, उसमें 6 से 7 साल लग जाते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं अशोक सिंह जी, आप मेट्रो अशोक सिंह जी, अशोक गहलोत ने यह कहा है जब रिफाइनरी को लेकर के अधिकारियों की बैठक हुई, रात को उन्होंने उसका रिव्यू किया बैठक का, और यह कहा कि 4 साल में रिफाइनरी तैयार होनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हमारे कार्यकाल में रिफाइनरी लगी है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि रिफाइनरी लगनी थी इन लोगों के टाइम पे, और बिल्कुल लास्ट के साल में जाकर के, और उसके कभी एमओयू को वापस करा रहे हैं, कभी क्या करा रहे हैं,
और जब 47,000 करोड़ की पूरी 37,000 करोड़ की पूरी योजना थी, तो 40,000 करोड़ बचा कैसे लिए? देखो कि जहां तक इनका जो आपका जो रूपरेखा बनाई थी, मापदंड जो बनाए थे, आपके जो केंद्र सरकार की यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय आप देखिए कितना बड़ा आप उस क्षेत्र में रिफाइनरी लगा रहे हो। तो रिफाइनरी का यही तो हम कह रहे हैं कि एलोकेशन किया, उसका जितना भी उन्होंने बजट का बात करी थी, उस बजट के अंदर उतने में नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 37,000 करोड़ का किया था, लेकिन आपका उसका जिस प्रकार से 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे बढ़ता है, उस रिफाइनरी के लिए आपको हर साल के लिए बजट का एलोकेशन भी करना पड़ता है। जिस प्रकार से मेट्रो का देखिए, मेट्रो में आप देखेंगे 1 फेज किया आपने, 1 फेज के बाद 1 फेज का A एंड 2 बनाया, B पार्ट बनाया। B पार्ट को हमने कहा और उसको आगे तक चलाने की पूरी कोशिश करी, और जो जाकर के अगस्त तक बता रहे हैं कि इसके अंदर लोगों को राहत मिलेगी और यातायात का एक सुविधा की बहुत शानदार मिलेगी, जयपुर के अंदर वो बैठे मिलेगी, जिसमें हम चाहते हैं कि आगे से आगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस भी गवर्नमेंट जो आई है, तो राजस्थान के जितने भी आपके लोग हैं उन लोगों के लिए हितकारी आप कदम उठाएं, न कि आप पूर्ववर्ती गवर्नमेंट की आक्षेप नहीं लगाएं। और आपका ये जो योजना है, इसी योजना आप जब कैसे भी बनाना चाहते हैं वो योजना बनाइए। ये मत देखिए कि आप शिक्षा विभाग की आपने बात की, साहब इसमें भगवा रंग क्यों कर दिया आपने? सब साइकिलों का आप देखेंगे, साइकिलों की आपकी ब्लैक कलर होता है, उस कलर को व्यवसायिक रूप में काम में आता है, तो भगवा रंग करो या दूसरा कोई रंग करो। यदि भगवा रंग कर दिया तो आपको आगे ऐसा भगवा रंग क्यों किया? इसी प्रकार से आप भगवा का रंग के नाम से ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्रकाश किसका आता है? सूर्य प्रकाश भगवा ही तो आता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? केसरी रंग का नहीं है क्या? साधु संन्यास क्या पहन, आप उनकी वेशभूषा को आप देखेंगे तो उनकी क्या वेशभूषा है? इसी प्रकार से आपके जो मंत्री आए हैं, तो कोई ना कोई इस प्रकार से कोई कह रहे हैं साहब पूर्ववर्ती सरकार ने क्या क्या चीज किया। तो हम ये चाहना चाहते हैं पूर्ववर्ती सरकार के साथ साथ आप आगे के काम तो मैं आपसे भी लूंगा सवाल, लेकिन आरसी चौधरी जी से पहले पूछना चाहूंगा मैं एक बार। चौधरी साहब, ये एक परंपरा से बनती जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों का रिव्यू करना, और क्योंकि अब ये यहां चर्चा लाजमी यह होगी कि पिछली सरकार ने 8 से 13 के कार्यकाल की समीक्षा की, 13 से 18 के कार्यकाल की समीक्षा अब आप लोग कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वास्तव में अगर किसी योजना में अमेंडमेंट करना है या उस योजना को लगता है कि जनहित में नहीं है, उसे बंद करना है, वो एक अलग इश्यू हो सकता था। लेकिन अब एक हमारे यहां परंपरा चल चुकी है कि पिछली सरकार की योजनाओं को एक बार रिव्यू करिए, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो रिव्यू का ही चल रहा है। योगेंद्र जी, जब नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब मीडिया से मुखातिब हुए, तब उन्होंने ये कहा था कि तीनों ही राज्यों के अंदर जो राज्य की पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उसमें निश्चित रूप से जनता के जनहित के अगर कोई कार्य किया, कोई अच्छी योजनाएं हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। और ये किसी सरकार की नहीं, ये इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का पुरुषार्थ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि समीक्षा, निश्चित रूप से कोई भी कार्य अगर आप करके गए हैं या कोई कार्य आप शुरुआत करके गए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे उसको देखना पड़ेगा कि ये कहां तक पहुंचा, क्या चीजें हुई और क्या चीजें नहीं हुई। ये निश्चित रूप से जानने की एक जरूरत होती है। मैं जिस प्रकार से रिसर्जेंट जो राजस्थान की जो बातें थी, यहां पे रोजगार के अवसर की बातें थी, यहां का जो भूमि है, अगर हम किसी को सोलर ऊर्जा के नाम पे भूमि का आवंटन कर देते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, राजस्थान के लोगों को रोजगार सृजन नहीं होता, तो क्या वो किसान से हमने भूमि को इसलिए अधिग्रहित किया ताकि हम किसी उद्योगपति को लाभान्वित कर सकें? हमारे लिए जरूरी है कि इस राज्य की जो संपदा है वो राज्य के लोगों के लिए लाभकारी बने, एक चीज। दूसरा, राज्य के अंदर जिस प्रकार से मेट्रो को किस प्रकार से पछाड़ के रखा गया, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के बीत गए, 2 किलोमीटर की मेट्रो की जो लाइन है वो पूरी बिछा के मेट्रो को आगे नहीं ले जा पाए। रिफाइनरी को देश के प्रधानमंत्री जी को बुला के उन्होंने वापस उसका स्टोर लगाया, आज 500 करोड़ का एलोकेशन करके और हट गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के लेके मीडिया में ही बना रहना चाहिए और धरातल पे कहीं कोई काम ना हो, निश्चित रूप से जानने की जरूरत है। अगर शिक्षा के नाम पे जो मेरे साथी कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे क्यों कर रहे हैं, यहां पे शिक्षा का जो अधिकार है, जो एक गरीब अंतिम व्यक्ति जो डाणी झोंपड़ी में रहता है, जो बच्चा अपने बच्चे को साक्षर करना चाहता है लेकिन दूरी के कारण नहीं भेज पाता, इस देश का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो ये कहता है कि बच्चे को 1 किलोमीटर के अंदर वहां पे शिक्षा की स्कूल की अनिवार्यता उपलब्ध होनी चाहिए। 20,000 से ज्यादा आपने स्कूलें बंद कर दी और उन 20,000 स्कूलों के अंदर शिक्षा के जो मंत्री हैं वो 3,717 स्कूलों को लेके ये कहते हैं कि इनकी समीक्षा करनी है कि अगर ये आरटी कानून के तहत है या नहीं है। तो अगर लोगों को शिक्षा की उपलब्धता करानी हो, अगर स्कूल और खुलते हो, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दुख हो रहा है? क्या दिक्कत है कि लोग आप दोनों के पास से वापस लौटूंगा मैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एक्शन का रिएक्शन तो होता है, लेकिन हमारे यहां तो सरकार का एक्शन भी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बिगिनिंग स्टेज पे ही सरकार को एक्शन कर रही है, वो चाहे राहुल गांधी के कहने की वजह से क्या हो
कि 10 दिन में कर्ज माफी का एक बड़ा एक्शन सरकार ने लिया। उसके बाद संविदा कर्मियों की एक समीक्षा हो रही है, बेरोजगार भत्ते को लेकर के समीक्षा की जा रही है। पिछली सरकार के कुछ काम है उनका रिव्यू किया जा रहा है। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि एमओयू जो करके लोग भूल गए अब उनका निरस्त करेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन सामने से भी आ रहा है। इसे दुर्भावनापूर्ण बता रहा है प्रतिपक्ष। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमें पहले दिन से ही काम लेकर के चलेंगे। तो दोनों के सामने एक चुनौती है, ये अपने काम को किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखा जा सकता है। मजबूत प्रतिपक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और सत्ता पक्ष यह चाहेगा कि पूरे 5 साल तक हम बने रहें। देखिए योगेंद्र जी, सरकार ने जन घोषणा पत्र जारी किया है जी। अब जन घोषणा पत्र के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी आ गए। अब कुछ चीजें ऐसी है कि तत्काल सरकार अपना रिजल्ट दिखाना चाहती है। किसानों के बीजेपी ने 50,000 तक के कर्जे माफ किए थे और 10,000 तक का बिजली का माफ किया। तो इन्होंने पूरे माफ करने की बजाय 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात की और उसमें कार्रवाई भी शुरू कर दी है। क्योंकि राहुल गांधी की कल बैठक आम सभा है और किसानों धन्यवाद देंगे उनको, जैसा कि कांग्रेस कह रही कि धन्यवाद किसान देंगे, जबकि किसानों को ला करके प्रदर्शित करने का कांग्रेस प्रयास करेगी कि किसानों हमने जो निर्णय किया है निश्चित रूप से किसान उसको लेके खुश है। ये कल प्रयास करेगी, कितना प्रयास सफल हो पाता है ये तो कल ही बता पाएंगे, क्योंकि 5 लाख लोगों के लाने का दावा किया जा रहा है और कोशिश करेगी सरकार और संगठन दोनों मिलकर के उसको दावे को सफल बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे कल तय होगा। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी तत्काल लोकसभा चुनाव का आगाज भी राजस्थान से करने वाले हैं और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए पार्लियामेंट में जिस प्रकार का माहौल जो कुछ चल रहा है, निश्चित रूप से कल यहाँ पर क्या कुछ उस मंच से बोलेंगे वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ये भी बात सही है, राफेल वाले मामले को लेकर के, आरक्षण वाले के मामले को लेकर के वो चुप्पी तोड़ेंगे और बहुत सारी चीज कह जाएंगे। आज प्रतिपक्ष ये कहने की स्थिति में आ रहा है कि हमने एमओयू किए क्या किए, लेकिन आने वाली सरकार को निश्चित रूप से अधिकार होता है कि वो समीक्षा करे। अगर सही तरीके से एक सवाल है, पहले अपने यहाँ समीक्षा इस तरह से नहीं होती थी, पर्टिकुलर किसी एक एजेंडे को लेकर समीक्षा की जाए, या जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि सरकार के लास्ट 6 महीने के कामकाज की हम समीक्षा करेंगे। वर्तमान सरकार ने पूरे ही बड़ी बड़ी योजनाओं का देख लिया। अभी जैसे इसका रिव्यू किया गया, रिफाइनरी का अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि 4 साल में रिफाइनरी हम देखना चाहते हैं, लगे इस यहाँ पे। तो अगर वास्तव में 4 साल में रिफाइनरी बनकर के तैयार होती है तो ये माना जाएगा, एक तार्ट होकर कही जा सकती है कि हमारे कार्यकाल में हमने पूरा कंप्लीट करके दिया, क्योंकि रिफाइनरी वर्षों से एक लंबित परियोजना है और बड़ी एक कहूंगा कि राजस्थान की इकोनॉमी में बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है वो, अगर समय से सारी चीजें होंगी तो। देखिए अशोक गहलोत का सपना था कि रिफाइनरी आए, लगे, उन्होंने जल्दबाजी में जो कुछ किया उस वक्त कर गए, अपने उसको शिलान्यास करा दिया, लेकिन उस आगे कारगर अब क्योंकि शासन में खुद आए हैं, 26% हिस्सेदारी हमारी भी है उस रिफाइनरी में। ऐसी स्थिति में यदि समीक्षा करते हैं, उनके चेयरमैन को बुला करके कहते हैं और उनके अनुरूप अगर कार्य में प्रगति आ जाती है तो निश्चित रूप से स्टेट के लिए तो भला होने वाली बात है, कोई उसमें नहीं है। अब मैं क्योंकि मुख्यमंत्री अब कह सकेंगे चुनावी भाषणों में कि हम चाहते हैं कि ये जो रिफाइनरी जिसका समय 4 साल का दिया है 4 साल में स्थापित हो, और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि पैसा पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। ये प्रदेश का हक भी बनता है और प्रदेश में जिस प्रकार का उन्होंने कहा कि हम तेजी से काम को लाएंगे, 1500 करोड़ रुपए लगाए, क्योंकि है 37,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, आपने 1500 करोड़ दिए, लेकिन इस पे आपको पैसा अधिक देना पड़ेगा और कार्य की प्रगति सही ढंग से हो। ये स्टेट का भी दायित्व बनता है और केंद्र भी अपने परियोजनाओं को जो कि राज्य के हित वाली है उस पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इनकी सरकार ने आने के बाद कामकाज किया है, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण आना है, अभिभाषण में उनको अपनी नीति बतानी पड़ेगी, हम क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ करने की गति देने वाले हैं। ये सारी चीजें राज्यपाल अभिभाषण में सरकार के ट्रैक लाइन दिखाई जाती है उसमें, तो हम इस रूट पे चलने वाले हैं। जल्दबाजी में क्या आप राज्यपाल, क्योंकि इनका है ही कितने से दिन, 60 दिन का भी नहीं हुआ, अभी तो 30 दिन ही हुए। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अभिभाषण में राज्यपाल से कहलवाया जाएगा कि सरकार की ये तो इच्छा है, ये चीजें करेंगी, ये सारी बातें। अब क्योंकि समीक्षा करने का अधिकार नई वाली सरकार को होता है, पुराने वाले एमओयू में क्योंकि कानून के तहत एमओयू है, यदि वो कानून के तहत अपनी सभी पूर्तियां पूरी कर रहे हैं तो आने वाली सरकार
उसको नहीं खत्म कर सकती है। लेकिन जब एमओयू में जो कुछ शर्तें हैं उनकी अनुपालना नहीं होगी, समय का अनुरूप नहीं होते, नई सरकार को उसको समाप्त करने का अधिकार होता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब पुरानी सरकार तिलमिला इसलिए रही होगी क्योंकि कुछ चीजें वादे कर लिए होंगे उन्होंने, और वादे क्योंकि समय पर पूरे नहीं हो पाए, अब वो चले गए, अब नए आ गए, तो नए वालों को उनके वादे पूरे करो, नहीं तो आपको एमओयू अगर कमी आएगी तो कैंसिल करने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें कोई अब प्रतिपक्ष को, क्योंकि विपक्ष में है, अच्छा विपक्ष है, आपको पर आए विधानसभा में आप बोलिएगा, अगर सरकार अगर गलत कर रही है तो उसको उठाइएगा। मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, आप लोगों ने जो समीक्षा की वो तो एक किसी भी समझदार सरकार का एक रुख था। आज जो सरकार अगर समीक्षा कर रही है पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज का, तो दुर्भावना है, ऐसा क्यों? देखो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार आई 2013 के दिसंबर के लगभग हमने ओथ ली, उसके बाद में हमने जितने भी जैसे कि प्रकार के कार्य किए गए, उन कार्यों के अंदर जो सही कार्य करते जितने चल रहे थे पूर्ववर्ती सरकार के, उन कामों को हमने आगे तक बढ़ाने की कोशिश करी। जो काम ऐसे नहीं थे उनको हमने उसकी समीक्षा करी है। इनको भी हम कहते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी भी काम का, किसी भी योजना का आपको समीक्षा करनी तो आप कीजिए, उसकी समीक्षा नहीं करिए, लेकिन उसमें आप ये नहीं मत कहिए कि आकर के राजनीतिक रूप से बयान मत दीजिए, आप उसका एक्शन लीजिए। आपको कोई निकालना तो प्रेस नोट आप निकाले, अधिकारियों के द्वारा निकाले, सब इसमें ये कमी है। आप वो चीज नहीं करेगी, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एमयू का आपका निश्चित किया जाएगा, और आपने ये इसकी पुष्टि उसमें दिया हुआ है। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने यह कहा है कि एमओयू करके जो ऑर्गेनाइजेशन भूल गए, इतने साल बाद भी अगर वो लौट के नहीं आ रहे हैं, जमीनें चाहते हैं केवल प्लांट्स के नाम पे, वो राजस्थान नहीं दे सकता, तो कोई आकर के निवेश नहीं करे, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? कई बार किसी का एमयू किया जाता है तो कई ऐसी योजनाएं आती हैं, उस योजनाओं के उसका क्रियान्वयन के लिए वो देखते हैं कि किस प्रकार का हमें यहाँ वातावरण मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरा इसके अंदर मैं यहाँ अब वर्तमान के अंदर उद्योग स्थापित कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसको कई चीजें उसको देखने को मिलती है। उन चीजों को देख करके यदि उसका उद्योग स्थापित नहीं कर पाता है तो उसने जमीन ली है, क्या ली है, यदि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है दी हुई होती है कि यदि आप इतने दिन के अंदर आप इसका प्रोजेक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका ये स्वतः रूप से खारिज हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की कई इस प्रकार के एमयू हो चाहे और भी किसी प्रकार के हो, सब में जैसे अपन लीज का पट्टा तकात लेते हैं उसमें तकात में ये चीजें लिखी हुई आती है। तो इसी प्रकार से इसमें यदि इनको लगता है तो उसके अंदर हम भी कह रहे हैं उसको कानून में उसको खुद बंधा हुआ है, यदि कानून से यदि बंधे हुए हैं तो उसके अंदर एमयू के वो नहीं लगाते तो स्वतः उसका आपका जो पट्टा दिया हुआ है, वो जो लीज दी हुई है वो निरस्त हो जाएगी। इसमें कांग्रेस कहे कि साहब इस प्रकार का आप कर रहे हो तो ये गलत है कहना, क्योंकि जिस प्रकार से आप 2 लाख के लगभग नए जो कारखाने स्थापित किए राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर आप देखेंगे कम से कम भी आप 20 लाख के लगभग रोजगारों को जो मिला, उससे यह प्रत्यक्ष रूप से होता है कि जिस प्रकार से एमयू किए गए उससे पहले भी कुछ किए गए, उनमें उनका हमने वातावरण बनाया और उनको रोजगार मिले, चाहे वो पीएफ खाते से उसकी पुष्टि होती हो चाहे इन्हें खाते से पुष्टि। लेकिन अशोक जी यहाँ एक बात करना चाहूंगा आपसे। राजेंद्र राठौड़ साहब उस वक्त मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर थे, 57 एमओयू मेडिकल लाइन में हुए, औषधि प्लांट लगाएंगे हम यहाँ पे, वो लगाएंगे, उसमें से रिमाइंडर 4 बार रिमाइंडर आयुर्वेद विभाग ने डाले कि आप इनको लगाइए तो सही। 47 तो आपकी सरकार के वक्त ही निरस्त कर दिए गए थे 54 में से कि आप आ ही नहीं रहे हैं, 57 में से माफ करिएगा 48 निरस्त कर दिए गए थे। तो यह सिलसिला तो आपके वक्त ही शुरू हो चुका था। देखो मैंने यही बात बताई ना, जिस प्रकार से यदि कोई एमयू के अंदर साइन करता है और बाद में वो देखता है कि राजस्थान में आकर के मेरी किस कभी परिस्थितियां मैं यहाँ स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, तो उस हिसाब से वो नहीं आते हैं, तो उसका वो खुद स्वयं के लिए होते हैं। जहां तक राज्य सरकार ने उनको कहा कि आप रिमाइंडर बार बार में दे रहे हैं कि आपने जो कहा उसके हिसाब से हमने आपको व्यवस्था दी है, यदि उन व्यवस्थाओं के अंदर वो रिमाइंडर उसका रिप्लाई देते हैं कि साहब हमें ये व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो उसका एक अलग बात हो सकती है। लेकिन वो कागज का जवाब ही नहीं दे तो फिर क्या किया जाए उनके साथ? जो तो फिर यदि कागज का यदि जवाब नहीं आता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है कि आपने इतने में स्थापित नहीं किया गया तो इसका आपको इतने साल के बाद के अंदर या इतना जो होगा उसमें स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। चलिए आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। दुर्भावनावश कोई काम नहीं करना चाहिए, ये चिंता है प्रतिपक्ष की। देखिए, प्रतिपक्ष की जो चिंता है वो निश्चित रूप से जानकर मिल रही है। बीजेपी के जो वक्ता वो करें कि वो जो एमओयू जिन्होंने किया वो देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वातावरण कैसा रहेगा, उनकी सूटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथी को पता होना चाहिए कि वातावरण तो इस प्रदेश की जनता का है, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का है। जनता के लिए अगर कोई भी उद्योग लाभकारी है या किस जगह पे चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई, कितने हमने एमओयूज की बात की है, और ये करें आप जो कर रहे हो वो मीडिया में नहीं आना चाहिए। जब ये कहा गया कि यहाँ पे हमने 478 एमओयू किए हैं, 3,36,000 करोड़ रुपए का राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा,
बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। उनमें से मेरे बीजेपी के साथी को खुद को यह पता होना चाहिए कि उसमें से 200 जो एमओयू है वो आपने ही निरस्त किए, 78 है वो जुडिशरी के अंदर है और राज्य सरकार के बीच में कहीं वो पेज फंसा। 192 एमओयूज हैं, 192 जो एमओयूज हैं जहां पे आपने जमीन को लोकेट कर दिया, जहां पे आपने किसी भी तरह का वहां पे इंडस्ट्री अगर लगनी है तो क्या उसकी समीक्षा धरातल पे कितने करोड़ का एमओयू हमारे पास में बचा है, कितना इन्वेस्ट होना है, अगर ये जानना अगर किसी चीज का गुना हो सकता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। राजस्थान की जनता के लिए तो ये निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है कि जितने जो हमारे एमओयू हुए वो धरातल पे कितने उतरेंगे और कितना रोजगार का सृजन होगा और फिर हमें कितना क्या लाना है और क्या सब चीजें रही, ये चीजें होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास भी उसका स्वागत करना चाहिए। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं इस पैनल पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में नई सरकार का एक्शन और प्रतिपक्ष का रिएक्शन, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उससे ठीक पहले पूर्ववर्ती सरकार के काबीना मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़, उन्होंने सरकार के तमाम जो एक्शन है सरकार बनने के बाद से उन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सरकार अगर किसी चीज की समीक्षा करती है तो उसे दुर्भावना बताया जाता है और राहुल गांधी के दौरे से पहले ही कर्ज माफी पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि संपूर्ण कर्ज माफी की बात की गई थी और ऐसे राइडर लगा दिए जाएंगे कि किसी भी किसान को कर्ज माफी मिल ही नहीं पाएगी, ठगा हुआ रहेगा किसान और ये जुमले और झांसों में इस तरह से आएगा किसान की ठगा हुआ महसूस करेगा। चलिए हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आरसी चौधरी जी, राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पे और वर्तमान सरकार पे हमला बोला है, कहा है कि किसानों को ठगा जा रहा है और समय रहते हम प्रतिपक्ष की भूमिका के नाते चाहे सड़क पे उतरना पड़ेगा तो हम बाहर आकर के कहेंगे और विधानसभा आने वाली है तो विधानसभा में हम इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि किसानों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ जी जिस विपक्ष की भूमिका को अदा करने के लिए आतुर हैं, अगर वो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दायित्व पूरा करने के लिए अगर जागरूक रहते तो शायद किसानों के लिए आज घड़ियाल आंसू बहाने की उनको जरूरत नहीं होती। किसानों के लिए जिस प्रकार से वो व्यथित और विचलित नजर आ रहे हैं, जब वो सत्ता के अंदर थे और उस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के बाद में नंबर 2 के मंत्री के तौर पर बैठे थे, तब अगर वो उस आवाज को उठाते और सशक्त कहते और उसकी लड़ाई किसान की लड़ते तो निश्चित रूप से उनकी भावना पे लगता। लेकिन आज उन्हें किसान के नहीं, ये किसान के हित में लिए गए निर्णय से विचलित नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जब किसान कर्जा माफी को लेकर जब बांसवाड़ा के अंदर लाखों की तादाद में राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, नेता प्रतिपक्ष डूडी जी के नेतृत्व में जब रैली की गई थी, तब इन्हीं की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष थे पन्नामी जी, उन्होंने कहा कि ये किसान राजस्थान के नहीं थे। उसके बाद में यहां पे पूरे बड़ा आंदोलन हुआ, दूसरे राजनीतिक दलों ने भी किया और करने के बाद में एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी को जहां पे ऋण माफी की योजना के अध्ययन के लिए जहां पे अलग अलग राज्यों में भेजा जाना था, उसके लिए महीनों महीने निकाल दिए। जब प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह संभाग के अंदर, खुद के गृह जिले के अंदर जब 100 किलोमीटर किसान न्याय यात्रा निकाली, उस समय उन्होंने पहले दिन आनन और फानन में उस कमेटी का गठन किया और केरल भेजा। जब कृषि मंत्री जी से पूछा गया विधानसभा सत्र के दौरान क्या किसान की कर्जा माफी करेंगे, उन्होंने ये निश्चित कहा कि किसान की कर्जा माफी नहीं होगी, किसान की कर्जा माफी नहीं होगी। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक चिंता सता रही थी, इसलिए सदन के अंदर जब उन्होंने किसान कर्ज माफी की घोषणा की तब उनके पास में ना तो ये डाटा था ना ये पता था, लेकिन कांग्रेस के दबाव के कारण उन्हें आनन और फानन में घोषणा करनी पड़ी। घोषणा किस प्रकार से की गई आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने लघु और सीमांत के सहकारी ऋण को माफ करने की घोषणा की। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि उसमें राइडर्स लगाए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वो सरकारी नौकरी में कोई है, लघु है, सीमांत है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा, ये है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा। जब हमने कहा कि किसान के साथ में भेदभाव क्यों, तब उन्होंने कहा कि इसके परिप्रेक्ष्य में जहां पे जो बड़ा किसान है अगर उसकी 4 हेक्टर भूमि है तो हम 25,000 तक करेंगे, अगर उसकी 8 हेक्टर की है तो हम 12,500 तक का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ की बात की, पैसा नहीं था। और जब उन्होंने शुरुआत की तो कैसे किया, जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4.5 साल तक बेबस और लाचार किया, उसको उसकी चौपाल में जाके जिला में जाके दोनों तरफ से सवाल किए जाते हैं कि बजट एलोकेशन
माफ किया जा रहा है कर्ज। अभी अशोक सिंह जी ने भी कहा कि अधिकारियों के साथ बैठ करके और तय कर दिया कहां से पैसा लाओगे, किस तरह से करोगे। यही सवाल आप पूर्ववर्ती सरकार पे उठा रहे हैं। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि बीजेपी के जो साथी उन्होंने सरकार चलाई और वो जानते भी हैं कि राज्य का अंदर जो ओवरड्यू हो सकता है, जितना कर्जा ले सकता है राज्य की सरकार, राज्य वो पूरा का पूरा कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठा लिया। अब राज्य को कर्जा भी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर किसान को राहत देनी है, अगर उसे मुख्य धारा में लेके आना है और किसान को अगर इस राजस्थान के तमाम वर्गों के साथ में उसको एक हिस्सेदारी देनी है, तो निश्चित रूप से उस पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कांग्रेस की सरकार उठाएगी, क्योंकि वो वचनबद्ध है और उन्होंने कहा है, वो करने की शुरुआत की है। ये उनके निर्णय से नजर आ रही है। किसान के लिए पैसा जुटाने का जो दायित्व है वो राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो तय करेगी और जो वादा किया वो करके निभाएगी। ये उत्तरार्ध पे नहीं है, चुनावी पर्व पे नहीं जा रही है, सत्ता की कुर्सी पे बैठे ही किसान का निर्णय सबसे पहले किया है। इसलिए वो दायित्व के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नजर आता है। आपको लग रहा है पिछली सरकार संवेदनशील नहीं थी किसान के प्रति? अगर संवेदनशील होती तो इस राज्य के अंदर इतने किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। अगर किसान संवेदनशील होती तो कृषि मंत्री को यह बयान नहीं देना पड़ता। अगर किसानों के प्रति संवेदनशील होती तो इतने आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसानों के प्रति संवेदनशील होती तो जो 650 से ज्यादा इस राजस्थान को बंद रखा 11 दिन तक चला, उसके साथ में जो वादे किए वो वादों का कहीं ना कहीं निर्वहन करती। लेकिन कांग्रेस किसानों की सशक्त आवाज को उठाती रही, क्योंकि वो भी इस राज्य का एक हिस्सा है। तमाम वर्गों के साथ में हम भी चाहते हैं कि इस अग्रणी राजस्थान बनाने में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करे। अशोक जी, गंभीरता पे सवाल है ये कि सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप दिया, आप लोगों की सरकार पे हमला है ये सीधा। किसान, ये बात तो सही है, सरकार के राहत के जो केंद्र बिंदु बनाए जाते हैं उसमें किसान को अग्रणी रखा जाता है। युवा, बेरोजगार, दलित, महिला, इनको प्राथमिकता दी जाती है। अब वो बात एक अलग है कि वो पूरी तरह से कामयाब उन योजनाओं में हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। और अगर कहीं पे छलावा की बात आती है, सवाल खड़े किए जाते हैं, तो भी यही जो मैं कुछ प्रमुख बिंदु बता रहा हूं, जो तबका बता रहा हूं, उसी को बताया जाता है कि उसी के साथ छला हुआ है। तो छलावा कौन कर रहा है आखिर? देखो कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में साफ कहा कि 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफ कर देंगे। अब उस कर्ज माफी के चक्कर में आप कह रहे हो कि 7 की कमेटी बना दी, 9 राज्य में आप स्टेट के दल के हमले भेज दिया है। तो ये आप तक किसान ये आवाज उठा रहा है, जनता ये आवाज उठा रही है कि आप किस प्रकार से कर्ज माफ करोगे। जहां तक ये बात आती है कि किसानों का कर्ज माफी करने से ही सब कुछ हो जाएगा या और ही उनके लिए आप काम करोगे, वहां उन कामों के लिए कुछ नहीं कह रहे हो। क्या आप ये नहीं बता रहे कि उनकी बीमा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, उनकी सिंचाई की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, बीज की व्यवस्था कैसे करेंगे, यूरिया का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, उन चीजों के बारे में नहीं बता करके आप सिर्फ ये कह रहे हो 7 की कमेटी बना देंगे और आप 9 राज्य में भेज दिया आपने। तो आपको यह बताना होगा कि आप किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करोगे। जहां तक ये बात आती साहब, उसके अंदर आपका अल्पकालीन डिफाल्टर शब्द दे दिया। डिफाल्टर शब्द आपने दे दिया तो कौन आएंगे डिफाल्टर के अंदर? केसीसी वाले आएंगे क्या? जिन लोगों ने 4 से 5 साल तक ऋण नहीं दिया वो लोग आएंगे, या सहकारिता वालों जो 50,000 जिनका ऋण माफ पूर्ववर्ती सरकार भाजपा ने किया था, क्या उनके ऋण अब कितने बचे हैं उनके? अब उसमें यदि आप देखोगे तो उनका ऋण बहुत ही कम बचेगा। अशोक जी, संख्या अशोक सिंह जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ये हकीकत अब श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ है, वो बताएंगे। दोनों पार्टियों के हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं और कांच के महल में बैठ करके पत्थर धीरे से मार रहे हैं दूसरे की तरफ। हकीकत यह है कि ना पूरा कर्ज जितना बजट की बात की जा रही थी 50,000 तक का हम कर्ज माफ कर देंगे, ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने माफ कर पाई, वो भी हम आंकड़े आपको बता देंगे। और वर्तमान सरकार किस तरह से करेगी ये भविष्य के गर्भ में है कि कितना आएगा कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कितना किया, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6 महीने, 5 महीने, साल भर, तब पता लगेगा। क्योंकि अभी तो बिगिनिंग पोजीशन में है, ये अनाउंसमेंट किया है, किसको लाभ मिलता है किसको नहीं मिलता है वो देखने की बात होगी। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे भी दावा कर रहे हैं अशोक सिंह जी कि हमारे टाइम के कुछ चंद लोग बचे होंगे जिनका माप हमने पहले, मैक्सिमम लोगों को तो हम ही कर चुके थे। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो पहले भी कह रहा हूं, पहली वाली सरकार ने भी आनन फानन में किसानों का कर्जा 50,000 तक का माफ कर दिया और उसके अलावा 10,000 तक की बिजली भी माफ कर दी। व्यवस्था बजट में एलोकेशन था ही नहीं, बजट में एलोकेशन 2,000 करोड़ का किया। आपने 8,000 करोड़ कहां से आएगा, कैसे होगा? फिर आपने कहा 5,000 करोड़ रुपए हम कर्ज लेते हैं केंद्रीय सहकारी निगम से
अब उसकी गारंटी दी आपने। अभी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 800 करोड़ रुपया लिया है उन्होंने, अब पूरा लेके नहीं पाए, लेकिन जो सहकारी बैंकों की वर्किंग कैपिटल थी उसको आपने खपा दिया, पैसा प्रमाण पत्र जारी कर दिए, क्योंकि अपेक्स बैंक का चेयरमैन अधिकारी होने के नाते इसके कोऑपरेटिव का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे, उन्होंने मन में ऑर्डर करा लिए और उनको करा। मौजूदा सरकार ने भी क्या करा है कि देखिए, आते ही मुख्यमंत्री ने बैठक ली कि हमारा एजेंडा यह है, हमको 2 लाख तक के कर्जे माफ करने हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा ऐसा पैसा तो नहीं है, लेकिन हमको करने हैं। अब हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारा क्योंकि अब बजट तो भी अब आएगा, बजट आपके सामने। अब मैं मानता हूं कि बजट आएगा और उसके बाद पारित बाद में होगा, लेकिन बजट एलोकेशन अकाउंट आएगा जो मुझे लग रहा है 20 फरवरी तक बजट तो पूरा आएगा, क्योंकि पास नहीं होगा वो, क्योंकि आपको बाद में एलोकेशन आएगा, उसके बाद आपको पारित करेंगे। केवल बजट आकर के फिर बाद में मई के बाद में पारित होगा, जुलाई में पारित होगा। तो ये तो बात सही, लेकिन सरकार पैसा कहां से लाएगी, ये बात तो सही। चीफ सेक्रेटरी से आपने साइन करा लिए, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी से उसमें साइन, दोनों से साइन करा के कहा कि आदेश जारी कीजिए, आदेश जारी हो गए। अब आदेश तो जारी हो गए, लेकिन पैसे की स्थिति आप मानिए नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए का कहां से आएगा, क्योंकि सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। आपको विधानसभा में फेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम 18,000 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से। ये सारी स्थिति पहले वाला शामिल होगा। तो एक सारी, क्योंकि सरकार को विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा, प्रतिपक्ष पूछेगा, पूछने का अधिकार है, और सरकार बताएगी कि वो किस प्रकार से करेगी। लेकिन उनकी प्रायोरिटी थी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की, उसको उन्होंने पूर्ति कर दी, क्योंकि उनको पता था कि सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, हमारा नहीं हो रहा था। तो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई घोषणा का क्या हुआ, घोषणा का क्या हुआ। तो 2.5 दिन में घोषणा तो कर दी। घोषणा करने अलग बात है, क्योंकि आपने वादा किया, आपको लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, इसलिए अगर लोकसभा का चुनाव से पहले अगर नहीं करोगे वादा पूरा, तो आपको चुनौती मिलेगी, आपको वोट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए दोनों पार्टियों ने गलत किया। ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए दोनों पहली पार्टी को नहीं करना चाहिए, इस वाली पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका लॉस। चले, इस कर्ज के जरिए, कर्ज माफी के जरिए किसान की फसल तो कटेगी नहीं कटेगी, लेकिन वोट की फसल दोनों ही पार्टियां काटना चाहती हैं, ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है। 100% वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी ने किया, क्योंकि उन्होंने कहा किसानों का तो आ गया हमारे पास, वो उनके पत्र सब। लेकिन अशोक सिंह जी ने ये बात कही कि लगभग जो हमारा वादा था 50,000 तक का, पूर्ण कर्जा माफ कर चुके हैं, क्योंकि पैसे भी तो इकट्ठे करने थे। 6,000 करोड़ रुपए और चाहिए थे। 8,000 करोड़ के 2,000 करोड़ का आपने बजट में प्रावधान कर दिया, 6,000 करोड़ रुपए। देखिएगा, इन्होंने एक कैबिनेट में फैसला किया, 3,000 करोड़ की भरपाई 2019 के बजट में करेंगे, और 3,000 की भरपाई फिर 2020 में करेंगे। 2020 तक इसकी भरपाई करने का इन्होंने एजेंडा बना रखा है। अब एजेंडा को, क्योंकि अब ये मौजूदा सरकार, मौजूदा एजेंडा तो रहेगा कायम, एजेंडा खत्म नहीं होगा। अब ये कहेंगे 18,000 करोड़ हम 4 साल में किस प्रकार के माफ कर सकते हैं, वो धीरे धीरे डिवाइड करके कि हम 4 साल में उसकी भरपाई करेंगे। और अभी तो हम माफ करते हैं, लेकिन देखिए वहां पर और स्थिति अलग हो रही है। कोटा में कुछ और बात हो रही है, आपने शांति धारीवाल की बात सुनी होगी या विश्वेंद्र जी की बात सुनी होगी कि जो भी किसान कर्जे को लेकर मर गया है, हम उसका कितना भी कर्जा होगा, चाहे बोले 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, 4 लाख, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। एक नई चीज और आ रही है सामने। तो ये सारी चीजें हैं कि आप कह तो राहुल गांधी वो अनाउंसमेंट करके जाएं। देखिए कि राहुल गांधी कुछ और भी कह सकते हैं कल, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, कहेंगे देखिए हमारी सरकार कर रही है। अब देखिए अशोक गहलोत समीक्षा बैठक प्रतिपक्ष की जो चिंता है, राजेंद्र राठौड़ जो ब्रीफिंग कर रहे थे, वो सिस्टम को दुरुस्त करने की चिंता है कि कह सकते वोट की चिंता है। देखिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब बीजेपी को चिंता सताने इसलिए लगी है कि 3 राज्यों की सरकार चलेगी। जो कह रहे थे हिंदी भाषी राज्य है हमारा, तो यहाँ अंगद का पांव है और वो हटेगा ही नहीं। अंगद का पांव भी पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं पड़ा, क्योंकि जनता के आगे किसी की चलती नहीं है। अब अमित शाह अंगद का पांव लेके आए थे, अंगद का पांव जनता ने उखाड़ फेंका। तो आप देखिएगा कि लंका नहीं थी, यहाँ तो क्यों राजस्थान था और मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ था, तीनों जगह अंगद का ही पांव था, अंगद का पांव गायब हो गया। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। देखिएगा लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि आपने कुछ काम नहीं किया, किसी ने वादा ज्यादा किया, जनता को पक्ष में करके सत्ता हत्या ली। सत्ता हत्याना ठीक है, लेकिन अब उसके अनुरूप सरकार, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आम लोगों की सरकार होगी, मजदूर की सरकार होगी,
युवाओं की सरकार होगी। अब किसान आपको मंत्री के दरवाजे को खोल करके नहीं जाना, खुला रहेगा और वहां पे जाके अपनी समस्या, जैसे मैं देख रहा था विश्वेंद्र जी धौलपुर में जमीन पर बैठ करके सुनवाई करना शुरू कर दिया, तो वो जिस तरह की बातें हो रही है तो आम लोगों के बीच में जाए और काम करे तो ठीक है। काम करने वाली को तो सफलता मिलती है, उसमें दो राय नहीं है। 2 बार थी, तीसरी बार सरकार चलाने में अशोक गहलोत आ गए मैदान में। अब मैदान में कितना किस प्रकार से रण होगा, प्रतिपक्ष अपनी तरीके से बात कहेगा, ये अपनी बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतना दोनों ही पार्टी के लिए अहम है, नहीं तो आने वाला दिल्ली का शासन चला जाएगा। इसलिए ये 3 राज्य सहित 5 राज्य जितने भी है यहाँ पर सब आगाज शुरू कर दिया है। इसके बाद 13 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं कि हम भी तो पीछे नहीं रहेंगे, जब कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें होगी, प्रतिपक्ष का नेता भी बनाएंगे, वसुंधरा जी बनेगी या कोई नया बनेगा, अलग बात है। ये वाले सबसे अलग लोकसभा चुनाव तक ये तो तय माना जाना चाहिए कि राजस्थान में सियासी रंगत परवान पे रहेगी, देखी जा सकती है। और ये सब वजह साफ है कि लोकसभा चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो सरकार की रफ्तार का अंदाजा भी लगाया जाता। लेकिन अशोक गहलोत इस बात को लेकर के क्लियर कर चुके हैं कि हम जो वादे करके जनता के बीच आए हैं वो 4 साल में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि 1 साल जो बचेगा उसमें हम जनता के बीच धन्यवाद के लिए जा सकें, जनता को संभाल सकें कि हां वास्तव में हमने जो वादे किए थे उसमें कोई कमी तो नहीं रही है। तो एक्शन जैसे होगा उसका रिएक्शन तो होना ही है, और पहली मर्तबा नहीं है, होता यही है। अशोक सिंह जी, आपके पास फिर आना चाहूंगा। श्याम जी कह रहे हैं कि किसान सरकार के एक्शन पे जो रिएक्शन आ रहा है वो व्यवस्था दुरुस्त करने की चिंता कम है, वोट की चिंता उसमें ज्यादा है। देखो, सबसे बड़ी बात है किसान का किस प्रकार से हम उसको आय को कैसे बढ़ा सकें, इसके पक्ष में हमने भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में उसमें कई उपाय किए। उन उपायों में हमने जिस प्रकार से उसका बीमा का रक्षण किया, आपका उसका 1%, 1.5%, 5% का हमने किया, और उसका खराबा का आप देखिए 50 से लेकर 33% का किया। इस प्रकार से आपकी सिंचाई की कई योजना, सैकड़ों योजनाएं थी, उनको हमने सुदृढ़ करने की कोशिश। अशोक जी, आपने रेगुलर रखना, लेकिन मैं एक सेकंड आपने एक बात कही, ये बात तो सही है कि किसान का रिस्क कवर करने के लिए बीमा योजना हो चाहे दूसरी योजनाएं हैं, आपने फसल खराबा भी 50 से 33% किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस पर काफी डिबेट भी कर चुके हैं। अभी भी किसान जिस बात को लेकर के काफी लंबे समय से डिमांड करता आ रहा है कि मेरी इकाई पूर्ण पंचायत को मत मानिए, मेरा खेत बनाइए, मुझे अगर फसल का मुआवजा देना है तो इकाई मेरा खेत होना चाहिए। अभी आपने कर दिया कि पूरे गांव में एवरेज जितनी फसल खराब हुई है, 4 खेतों में धान थी वो खराब हो गई, 2 खेतों में कुछ था ही नहीं, पैसा उसको भी मिल रहा है। तो पर्टिकुलर इकाई तो वो होनी चाहिए कि जो खेत है उसको होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जो भी बात कह रहे थे कि हम सरकार को लेकर के और हम तो एक आगाह कर रहे हैं और हमारी जो नीतियां हैं उसको लेकर के डबल हम इनकम करने की बात कर रहे हैं। सर, मैं अरुण जेटली साहब से मैंने पूछा था जब आपका मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, मैं कहा ये बताइए कि आप दुगनी किस तरह से करने, दुगनी आप करने तो जा रहे हैं, कितनी एवरेज उसकी इनकम 6500 रुपए, जिसको 2022 तक आप 13,000 रुपए कर देंगे। क्या संभव है कि कोई परिवार अपना छोटा सा परिवार, उसके खर्चे, उसका संभव है कि ये इतने पैसे में उसका गुजारा हो सकता है? क्यों ना उसकी बेसिक जो इनकम है 65 से उसको 10,000 किया जाने के कोई भी प्लान है? उस पर नहीं बोले, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो प्लान नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात आती है किस प्रकार से आप देखेंगे, आपका यूपी की गवर्नमेंट आप देखेंगे तो 10 साल का टर्म रहा। 10 साल में यदि बीमा की बात आती है, बीमा के अंदर यदि एक तो आता है वेदर की रिपोर्ट जो आपकी नेशनलाइज के रूप में होती है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं। मैं तो उस पर आ रहा हूं सर, आपने कहा कि इनकम डबल, इनकम कितनी सी है किसान की, अगर उसके आप डबल भी कर देंगे तो क्या वो उसके डबल में 2022 में करेंगे? वो बात ये आती है कि डबल का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि यदि उसको आप उसके खेत के अंदर वो फसल बो रहा है और उसमें यदि सिंचाई के साधन को सही पानी का यूज में लेगा, बीज का यदि सही रूप में लेगा, कढ़ाई का आपका सही में यूज में लेगा, और भी जितने भी उसके रिक्वायरमेंट होते हैं उनको सब कुछ उसमें लेगा, तो उसकी अपने आप में उसमें होगी। एमएसपी का यदि आप उसके रेट में कम लेके आएंगे और भी जितनी चीजें हैं उन चीजों में हम कम करेंगे। जैसे यूरिया की मात्रा का आप देखेंगे कि खेतों में किस प्रकार की यूरिया की मात्रा आ रही है। हमने उसका कहा कि यूरिया की मात्रा का नहीं है, जैविक खेती के लिए हम ये प्रयास करें, और जैविक खेती के यदि प्रयास करेंगे तो आपका आमदनी का जो आपकी
जो खर्चा जो आ रहा था वो खर्चा कम से कम किसान का होगा, ये हम लाने की हमने कोशिश करी है कि उसका किस प्रकार से आमदनी दुगनी हो। ये नहीं कि आप कहें कि साहब उनको लाकर के हम उस प्रकार से कर्जा माफी नहीं होनी चाहिए थी ना, नहीं हो गया ना। नहीं, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो यही कहती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती थी 2006 के अंदर आपकी यूपी गवर्नमेंट में आई है, 2005 में हमने उसका 2004 में हम उसको बनाया, लेकिन क्या कांग्रेस ये बताएगी, यूपी गवर्नमेंट बताएगी हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने जितने क्राइटेरिया मुख्यतः 11 बनाए थे उसमें हमने क्या क्या उसके बिंदु को किया और उनका किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन किया। हमने बताया कि ये 11 जो इनकी रिपोर्टें थी, इन 11 की रिपोर्टों के अंदर जो बिंदु थे उन बिंदु के अंदर हमने इस प्रकार से हमने काम किया जिसमें से बीमा की भी आती हो या और कैसी भी बातें आती हो तो सारे उनको करने की प्रयास किए। ये आप कहें कि कर्ज माफी की बात आती है, हम कहते हैं कि कर्ज माफी के अलावा भी हमें और भी किसानों के लिए काम करने चाहिए जो किसानों को सदुपयोग सके। और आप कह सके जहां तक यूपी गवर्नमेंट की आती है 72,000 करोड़ रुपए ऋण माफी किया, राजस्थान के हिस्से में आप कितना उसका आता है वो उसका आपको सबको पता है कि बहुत कम आए, कोई 2,000 कोई 2,500 किसी के 4,000 किसी के 5,000 500 से 5,500। हाँ नहीं, वो एक किसान के हिस्से में कितने हैं और जितनी आपकी बात आती है कि स्टेट में कितने हैं वो उन्होंने आपने बताया कि 546 के लगभग या 600 करोड़ के लगभग आए हैं, तो मतलब आपका कितना एक जीरे के बराबर था, ये नाम मात्र आपका था। तो यदि हम कह रहे हैं कि किसान की आप यदि आज राजस्थान के अंदर यदि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रह करके आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है आपकी, तो आप ये बताइए कि किसानों के लिए ऋण माफी के अलावा आप तो इसका तो आप आ रहा नहीं ऋण माफी का, लेकिन आप किसानों के लिए किस प्रकार की क्या कर सकते हैं जिससे उनकी आय। लेकिन अभी तो सर 15 दिन की सरकार हुई है, हम भी ये कह रहे हैं 15 दिन की सरकार आप 6 महीने का, लेकिन सरकार के एक्शन से ज्यादा प्रतिपक्ष का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। आप रूपरेखा तो बताओगे ना, आप क्या चले आरसी चौधरी जी बताएंगे, लेकिन अभी जो लग रहा है सरकार के एक्शन से ज्यादा प्रतिपक्ष की जागरूकता दिखाई दे रही है, वो रिएक्शन जो आ रहा है सामने वो आ रहा है। आरसी चौधरी जी आपसे जानना चाह रहे हैं किसान के लिए आप कर क्या रहे हैं? बीजेपी के जो साथी हैं, बीजेपी के साथी ने इतना लंबा बोला, निश्चित रूप से सुन के बड़ा विचलित सा करने वाला था। आखिर क्या राजनीतिक दल का एक व्यक्ति होने के कारण मर्यादाएं इतनी बाधित करती हैं कि आप किसी धरातल के सत्य से अवगत भी नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पानी का, बीज का, सिंचाई का अगर सदुपयोग करेगा तो किसान की आमदनी है वो अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तो फिर अगर आपका मैनिफेस्टो अगर यही है तो सरकार का फिर इसमें क्या योगदान है? ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, मैं कह रहा रिपोर्ट नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। मैंने आपको सुना, आपकी आप ये कह रहे थे कि मेरा नहीं है, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ये कहा था कि किसान को किस प्रकार आप आधुनिक खेती से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार वो आधुनिक जो उपकरण है उनको काम में ले सकता है। तो आपने क्या किया था? तो आपने क्या काम किया? 70 साल राजनीति किया तो आपने क्या किया? बोल दीजिए आप। अब सुन लीजिए एक बार, आपके सवाल का जवाब तभी तो देंगे। बीजेपी के जो साथी हैं बोल रहे हैं 70 साल, अभी इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि 5 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, 70 साल का जवाब पूछेंगे। 5 साल का जवाब तो जनता ने राजस्थान में तो दिया है और केंद्र में देने को आतुर है। 5 साल में आपने क्या किया? जो किसान को आधुनिक होना चाहिए था, स्प्रिंकलर जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम है, तमाम जो सिस्टम थे उसको जो सब्सिडी जो दी जाती थी कांग्रेस के समय में वो 60 से लेकर 80% तक की सब्सिडी थी, वो आपने आते ही सबसे पहले उस सब्सिडी पे तलवार चलाई और उस सब्सिडी को 25 से लेकर 40% तक किया। ये किसान को आपने सशक्त करने का एक पहला काम किया। जहां पे किसान के जो उपकरण थे, चाहे बीज हो, चाहे कि ट्रैक्टर का टायर हो, चाहे दूसरे इक्विपमेंट्स हो, वो कभी टैक्स के दायरे में नहीं थे, आपने उनको जीएसटी के दायरे में लेके आया। ये आपने उसको किसान को सशक्त करने का काम किया। 2013 के अंदर चीख के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार और किसान की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। जिस दिन सत्ता में आया आते ही 1.5 गुना लागत का मूल्य देंगे। जब वो मांगने के लिए कहा कि 1.5 गुना लागत का मूल्य कब जारी होगा? जब सड़क पे आंदोलन चलते रहे और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएल लेके गए, तब केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी 2015 को हल्फनामा देके कहा कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दे सकते। ये किसान को सशक्त करने की बात की। और जब किसान पे तमाम आंदोलन होते रहे, 6% से ज्यादा आप एमएसपी पे खरीद नहीं कर पाए। किसान के साथ साथ में आपने क्या किया? कमजोर करने के लिए जो हम इंपोर्ट करते थे, जो दाल की, जो कोई दूसरे हम जो खाद्यान्न इंपोर्ट करते थे, उन पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी थी। उस इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के आपने शून्य किया। आपने आयात को बढ़ावा दिया और हिंदुस्तान के किसान को बेबस और मजबूर होने पे आपने उसको मारा। एमएसपी पे उसकी सिर्फ 6% तक आपने खरीद की और 4 साल तक आपने जब एमएसपी का जो मूल्य है वो 4% से लेकर 8% तक का बढ़ाया, जबकि यूपीए की सरकार के अंदर 12% से लेकर 18% का बढ़ा। जब अंतिम समय आया, जब लोकसभा के चुनाव जब नजर आए, तब आपने ये घोषणा की जिसके बाद में आपने एक भी फसल नहीं खरीदी। वो अगर खरीद कोई करनी है तो राज्य की सरकारें आप करेगी। और अब राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आते ही उन्होंने जारी कर दिया है कि हम 1 तारीख से और 15 तारीख से हम
खरीद करेंगे। आप ऑनलाइन अभी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और अभी से किसान को हमने समय के साथ में बाधित होने के लिए कहा है। आपकी तरह टोकन लोगों को और अपने लोगों को बांटने का काम नहीं करने का काम किया है। चलिए, मैं श्याम जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। दोनों तरफ से कोशिश तो भरपूर की जा रही है कि आम जनता, बेरोजगार, गरीब, महिला, किसान सबके आंसू पहुंचे जाएं, लेकिन अभी 15 दिन सरकार के हुए हैं, 15 से 20 दिन मान लीजिए आप, लेकिन जिस तरह का एक्शन और रिएक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले विधानसभा में जरूर दिखाई देता था, लेकिन काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ के अभी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए जी, अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो आपको दोनों तो जनता से ज्यादा फिक्र चुनाव की है, ये लग रहा है आपको? उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि हमारा किस प्रकार से 25 सीटों पर ये कब्जा करें, ये करें। दोनों में से दोनों की लड़ाई तो ये है कि हम 25 सीटों को किस प्रकार से अपने पास लाएं। आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये रफ्तार थोड़ी कम होगी? फिर तो निश्चित रूप से फिर कोई सरकार असली कामकाज शुरू कर पाएगी। अभी तो केवल दिखावे वाला कामकाज, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार हो। प्रतिपक्ष भी कोशिश ये कर रहा है कि विधानसभा में आप देखिएगा किस तरह से होता है चीजें, वहां सामने आएगी बहुत सारी चीजें कि ये 25 जीतना चाहते हैं, ये भी जीतना चाहते हैं। अब कौन कितना जीतेगा ये तो धरातल। तो कुल मिलाकर के श्याम सुंदर शर्मा साहब, आप सही कह रहे हैं कि फिलहाल जनता के बीच एक मैसेज की सियासत है ये, कि जनता में कौन इस बात को लेकर के ज्यादा मैसेज दे पाता है कि हम आपके हितैषी ज्यादा हैं, सरकार से बाहर भी अगर हैं तो आपके बात को पर मजबूत प्रतिपक्ष के नाते उठाएंगे और सरकार यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि अब बदलेगा राजस्थान। लेकिन अब वो बदलता है कि नहीं बदलता है, इसके एक्चुअल जो कहा जाता है कि तेल क्या तेल की धार देखिए, तो धार देखने के लिए लोकसभा के चुनाव के बाद का वक्त देखिए कि क्या एक्शन होता है और उस पर कितना फास्ट रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये फिलहाल जो कवायद है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। ऐसे में सवाल तो खैर मैं नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन देखने की बात जरूर होगी कि चुनाव के बाद क्या वास्तव में ये गंभीरता, ये फास्ट मूवमेंट और एक्शन का रिएक्शन क्या इसी तरह से देखने को मिलेगा, ये जरूर हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस अब इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।